आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूं ये परमानेंट ही होंगे, आप देखना, क्योंकि 4 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। और आपने लिखा है कि सर 40,000 बंदे जा रहे हैं अभी, मतलब भर्ती में कहां कम जा रहे हैं। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा कि आप 40,000 तो बहुत छोटा नंबर है। आप ये सोचिए इंडियन आर्मी में कितनी सारी बटालियंस हैं। अगर आपको इन्फेंट्री की बात करूं तो कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अलग सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, जैकरिफ, जैकलाई, इतनी रेजिमेंटें हैं। और एक एक रेजिमेंटों की मतलब किसी की 22, किसी की 23 यूनिटें हैं। और एक यूनिट की स्ट्रेंथ 792 प्लस रहती है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका संडे Q&A में स्वागत करता हूं। आज भी आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो भी हमने वीडियो बनाई है और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स है वो पिक करता हूं ताकि वो सभी के काम आ जाएं। चाहे वो MES हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, या आर्मी से लेके कोई भी अपडेट हो, आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं वो जरूर मेंशन करें। आपके यहाँ की कोई भर्ती आर्मी से लेके कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को मैं जरूर शेयर करता हूँ। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का संडे Q&A का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बोलते हैं पीयूष कुमार जी। ये बोलते हैं सर नमस्ते, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं सर, पर मेरी एज 17 से 21 साल कर दी गई है। मेरा एक सपना है कि आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा कर सकूं, बट हमारी भारत सरकार ने नियम बदल दिया है, 17 से 21 साल वालों को ही लेंगे। बट मेरी उम्र 21 साल पूरे होकर 22 साल स्टार्ट हो चुका है। अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा सपना टूट गया है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, SSC GD की किसी एक फोर्स को ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में जा सकता हूँ क्या? मेरे भाई को मैं बिल्कुल आपके दर्द को मैं दिल से महसूस कर सकता हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसमें जरूर हमारे सरकार की कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बच्चों के भविष्य लेके समझनी चाहिए। 2 साल की छूट देनी चाहिए थी और इसको लेके हम लोगों ने पहले भी काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। लेकिन आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अब आपके लिए क्या राहें हैं? क्या आप SSC GD के थ्रू जाके इंडियन आर्मी में आ सकते हैं? तो ब्रो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं, क्योंकि SSC GD के थ्रू आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है। लेकिन हाँ, आप NSG में जरूर जा सकते हैं। NSG एक ऐसी संस्था है जहाँ पर इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों ही होती है, साथ ही स्टेट पुलिस की भी। तो आप NSG में जा सकते हैं। और इंडियन आर्मी के लिए अगर आप इंडियन आर्मी में आपने ये नहीं बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। हो सकता है कि आप 23 साल क्राइटेरिया में हो सकता है कि आप साइंस हो आपकी, आप NA के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी तो आप टेरिटोरियल आर्मी में जाके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बस टेरिटोरियल आर्मी का इंतजार थोड़ा सा बहुत लंबा हो चुका है, इसको लेके भी हम लोग अब कंटिन्यू आवाज़ उठाएंगे। देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं OP निकनेम का। और ये बोलते हैं आर्मी पोर्टर में मेरा हुआ है, परमानेंट हो सकता है क्या? सर ब्रो ये आर्मी पोर्टर में अगर आपका हुआ है, अगर आप भर्ती की बात कर रहे हैं जो हिमाचल पोर्टर वालों की, तो उसमें जो भर्ती है वो संविदा पद पे है, यानी कि संविदा पे है। 6 महीने की आपको ड्यूटी मिल सकती है, किसी किसी को साल भर की भी मिलती है। लेकिन आप उसमें परमानेंट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, कोई उसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं। वो इन पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई लोग मतलब जाते हैं, सोचते हैं कि ये इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, लेकिन वो इंडियन आर्मी का काम आता है, लेकिन इंडियन आर्मी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए जब आप जाएंगे वहाँ पे, तब आप चीज़ों को और गहराई से समझेंगे, फिर आप एक खुद फैसला लेंगे कि हाँ इस पर मेरा भविष्य है या मुझे किसी और चीज़ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर व्यक्तिगत आप मेरे से पूछेंगे तो मैं खुद बोलूँगा, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो पोर्टर की जो जॉब है वो आपके लिए नहीं है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सौरभ जी, बोलते हैं सर MES में यूनिफॉर्म मिलता है या नहीं? ब्रो MES एक डिफेंस सिविलियन फोर्स है, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, MES में हमारा एक रैप कोर ऑफ इंजीनियर्स का होता है, चाहे वो बंगाल इंजीनियर्स के बंदे हो सकते हैं, मद्रास इंजीनियर के बंदे हो सकते हैं, या बॉम्बे शेफर के बंदे हो सकते हैं। तो इसको लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फौजी बंदे कैसे MES में जा सकते हैं और क्या उनका काम होता है, वो एक सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन कहना चाहता हूँ बाकी जो और अदर स्टाफ होते हैं, चाहे आपका LDC हो या आपका JE सिविलियन हो या JE और AN हो, तो इन लोगों की ड्यूटी अलग हो जाती है। आपका चाहे आपका मतलब 4th ग्रेड वाले कर्मचारी हो तो सिविल ड्रेस में रहते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं होती है MES की। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सालू सिंह जी, ये बोलते हैं सर वुमेन मिलिट्री पुलिस
पे एक वीडियो बनाए। तो मैं बताना चाहूँगा मेरी बहन को, मैंने वुमेन मिलिट्री पुलिस पे इतनी बेहतर वीडियो बनाई है, शायद आपको यूट्यूब पे मिलेगी भी नहीं। हालांकि व्यूज़ कम आए हैं, व्यूज़ को मत देखिए, आप आई बटन पे क्लिक है, आप देखिए, कोई भी आप ही जेंट्स भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं का सेना में काम क्या होता है, बहनों का इंडियन आर्मी की कोर और मिलिट्री पुलिस में ड्यूटी क्या होती है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आई बटन पे लिंक है, आप लोग जरूर देखना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। बहनें अपने देखें, भाई अगर उनके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं संतोष गुप्ता जी, आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन के ऊपर वीडियो बनाएं प्लीज, वर्दी मिलती है गन मिलती है करके रिप्लाई। मेरे भाई को बताना चाहूँगा, अगर अग्निपथ के थ्रू वो ट्रेड्समैन जा रहे हैं तो उनको ड्रेस भी मिलती है और उनको गन भी मिलती है। जो आर्मी का एक सोल्जर है वो सबसे पहले एक सोल्जर होता है, जहाँ उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सबके लिए कंपलसरी होती है, उसके बाद जाके वो ट्रेनिंग करते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग में आपको सारी सिखलाएं जो एक सैनिक की है वो आपको दी जाती हैं, चाहे आपका फिजिकल का हो, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ का हो, चाहे आपका फायरिंग का हो, तो सारे वेपन्स की जानकारी भी आपको देती है और सबको मौका मिलता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं संजय जोशी जी, सर 1-2 जा रहे हैं सर, 40,000 भर्ती कर रखे हैं आर्मी ने, कहाँ 1-2 जा रहे हैं? ये मेरे भाई शायद कहना चाहते होंगे, मेरी एक वीडियो है कि अग्निपथ में होंगे 100%, 25% नहीं। आप ये वीडियो है जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखित में तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो बैच जा रहे हैं ना आर्मी में अग्निपथ के थ्रू, मैं आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूँ ये परमानेंट ही होंगे, आप देखना। क्योंकि 4 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, और आपने लिखा है कि सर 40,000 बंदे जा रहे हैं अभी, मतलब भर्ती में कहाँ कम जा रहे हैं। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा कि आप 40,000 तो बहुत छोटा नंबर है। आप ये सोचिए इंडियन आर्मी में कितनी सारी बटालियंस हैं। अगर आपको इन्फेंट्री की बात करूं तो कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अलग सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, जैकरिफ, जैकलाई, इतनी रेजिमेंटें हैं, और एक एक रेजिमेंटों की मतलब किसी की 22, किसी की 23 यूनिटें हैं, और एक यूनिट की स्ट्रेंथ 792 प्लस रहती है। तो कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग रिटायरमेंट गए होंगे अभी 2018, 19, 20 के बाद में, भर्तियां कितनी कम हुई है, तो उनकी भी जो रिक्ति है उनको भी पूर्ति करनी है। और अग्निपथ में 40,000, अरे भैया 40,000 आप क्या बोल रहे हैं? मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो मैं आपको इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, 22-23 बटालियन की 792 की स्ट्रेंथ। उसके बाद में आप कोर देखिए, कोरों का पूरा भरा पड़ा है, कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ आपका एससी, कोर ऑफ इंजीनियर, कोर ऑफ एएमई, इतने बंदे, मतलब इंडियन आर्मी की कम स्ट्रेंथ थोड़ी होती है। बहुत 40,000 एक बहुत छोटा नंबर है। तो जो अभी बैच, और साल में भर्ती कितनी हो रही है आप बताइए कि 2022 से लेकर 2023 में कितनी भर्ती है, कितने बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग में भेज दिया है। तो आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो जो अभी बच्चे भर्ती होके जा रहे हैं ये परमानेंट ही होंगे। इसको लेकर एक और वीडियो बनाऊंगा सिस्टमेटिक, जिसमें आपको समझाऊंगा कि इंडियन आर्मी का ये स्ट्रक्चर है, कोर और इन्फेंट्री, कोरों में इतनी कोर है, इन्फेंट्री में इतनी रेजिमेंट है, और एक रेजिमेंट ग्रुप की इतनी सारी बटालियंस होती हैं, और एक बटालियन की स्ट्रेंथ ये होती है। तब आप लोगों को, जब आप इंडियन आर्मी का ढांचा समझेंगे, आपको ये चीजें और भी क्लियर होंगी। तो इसलिए बोलता हूं कि जो बच्चे अभी तैयारी है, जिनका अभी फिजिकल है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये चांस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। अपने हाथ पांव को सेफ्टी रखते हुए बहुत ही बेहतर फिजिकल की तैयारी करें, अपना सिलेक्शन पक्का कराएं। आप 4 साल के लिए नहीं, आप इंडियन आर्मी में परमानेंट जा रहे हैं, ये सोचिए आप। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आशीष कुमार जी, सर हेयर कटिंग की भर्ती कब आ रही है? ब्रो ये आते हैं सोल्जर ट्रेडमेंट 10th पास में, जब आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद में इंडियन आर्मी की जैसे भर्ती आती है अग्निपथ की, वैसे भर्ती आती है ट्रीटमेंट 10th पास की, तो उसमें आप अप्लाई करके हेयर ड्रेसर में जा सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं एपिली श्रीकांत जी का, सर क्या डिफेंस सिविलियन पर्सन आर्मी ऑफिसर बन सकता है? नहीं ब्रो, डिफेंस सिविलियन पर्सन आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता है। डिफेंस सिविलियंस आर्मी में काम करने वाले सिविलियंस होते हैं, लेकिन वो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। लेकिन फौज अलग है, डिफेंस फोर्स अलग है, डिफेंस सिविलियन अलग है। वीडियो आई बटन पे देख लीजिए, नहीं तो एंड स्क्रीन के भी लगा दूंगा, आप लोगों को और बेहतर जानकारी मिल जाएगी समझने में, जिससे आपको आसानी होगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं संजय जोशी जी, कुछ नहीं आ रहा अब सेना में, इस ड्रामा को देखकर सब युवाओं का जोश धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है सेना के प्रति। अपने जोश को ठंडा मत कीजिए। देखिए हम लोग भी एक बहुत आम इंसान हैं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। सरकार में बैठे हुए ये लोग इतने हैं कि सबकी अधिकतर 70% की एज 60+ है। किसी के पाँव कब्र पे है, लेकिन उनके लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। और
मैं जो हमारी पहले एक मिनिस्टर थी 2014 में, जो हमारी शिक्षा मंत्री थी पहले, स्मृति ईरानी जी, उनका 12th पास की डिग्री है कोई पता नहीं है, लेकिन वो देश की HRDC मिनिस्टर थी, बताइए। तो खैर ये अलग अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे एक जरूर हमारी न्यायपालिका को एक ऐसा मतलब कानून लाना चाहिए कि इन नेताओं के लिए भी इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि जब बंदा 21 साल 1 महीने का होता है और वो आर्मी भर्ती से वंचित होता है तो उसका दर्द क्या होता है। या वो बंदा जिसके परसेंटेज सिर्फ 1 नंबर कम आते हैं और वो आपका टेक्निकल में अगर उसके साइंस में किसी में अगर परसेंटेज 1 कम आता है या 1 नंबर कम आता है 40 में से, तो उसको ना अप्लाई कर पाने का क्या दर्द होता है, तब ये समझेंगे इस चीज़ को। चलिए छोड़ो इसके, क्या करें, आपने बेहतर तैयारी करनी है, आपने नेगेटिव चीज़ों को अंदर भी नहीं लाना है। और कभी कोई चीज़ स्थिर नहीं है, चेंजमेंट होगा जरूर, सरकार के ऊपर में भी दबाव बनेगा। देखना भी 2024 में अगर अग्निपथ योजना को ख़त्म ना किया गया, इसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर को बेचते रहे, तो चाहे मोदी जी कितना भी अच्छा भाषण दे लें या कुछ काम कर लें, आना मुश्किल हो जाएगा अगर देश में युवाओं के लिए अगर सोचा नहीं गया तो। खैर अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं आर्मी लवर सैफ, ये बोलते हैं आर्मी क्लर्क में आर्ट्स वाले फॉर्म डाल सकते हैं क्या सर? मेरे भाई आपको बताना चाहूँगा, आर्मी में आर्ट्स वाले बंदे भी क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनकी मैथ और इंग्लिश हो, और आपका मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है, और परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको पता ही है, वो हो तो आप आर्ट्स वाले बंदे भी आप सोल्जर क्लर्क SKD में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस मैथ और इंग्लिश की अनिवार्यता है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मरचंद्रा प्रभु 4101, ये बोलते हैं मनोज सिंह, हैव यू अलाउड टू वेयर आर्मी यूनिफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट? तो मेरे भाई आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और वर्तमान में एक प्रतिष्ठित IT कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ये तो मैं थोड़ा सा अपने जो ये चीज़ें हैं निकाल देता हूँ क्योंकि कंपनी का नाम होता है, बाकी अगर आप देखेंगे तो ये ड्रेस है, और मेरी ये ड्रेस ऑलिव ग्रीन नहीं डार्क ब्लू है। और अगर मान लिया जाए आर्मी का बंदा रिटायरमेंट होने के बाद में अगर अपनी यूनिफॉर्म पहनता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत है? ये यूनिफॉर्म नहीं, एक मतलब एक सैनिक का मतलब उसको बोलते हैं ना, प्राउड है। इसी के बेस पे तो हम लोग हमारी औकात क्या है? कुछ ही नहीं है, मैं एक शरीर हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा नाम मनोज सिंह है, मेरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ मेरी एक पहचान है कि आई एम ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। और अगर इंडियन आर्मी का मुझे रिबन पहनना पड़े, मुझे वर्दी पहनना पड़े, तो इससे भले आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। अब सोच आपकी है कि आप इसको कैसे लेते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं राहुल जी, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैंने 12th पास की है और मेरा क्रिकेट में सपना है, लेकिन पैसे की कमी के कारण एकेडमी में नहीं जा सकता हूं सर। आर्मी में क्रिकेटर कैसे बन सकता हूं सर? मुझे पूरा प्रोसेस बताओ प्लीज़ टेल मी। पापा मजदूरी करते हैं। मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी में गेम्स का बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रोल है और आपको बहुत सारे मौके भी मिलते हैं। इंडियन आर्मी में जब आप ट्रेनिंग टाइम से जब आप कंपनी में जाते हो तो इंटर कंपनी गेम चलते हैं, उसके बाद जब आप रेजिमेंटों में आते हो तो इंटर कंपनी, इंटर बटालियन, उसके बाद आपका ब्रिगेड, डीप कोर, कमांड सर्विसेज, नेशनल, इंटरनेशनल, जहाँ तक आपकी क्षमता है वहाँ तक आपको गेम खेलने का मौका मिलता है और गेम्स के आधार पर आपको फास्ट प्रमोशन का भी मौका मिलता है, तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिकेट का इंडियन आर्मी में उतना क्रेज नहीं है जितना इंडिविजुअल गेम का है या आपके टीम वर्क में फुटबॉल, बास्केटबॉल इनका है। अगर आप क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग, इन चीज़ों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आपका भविष्य बहुत ही बेहतर हो सकता है। क्रिकेट का भी होता है, सेना की भी टीम है, लेकिन इंटर कंपनी क्रिकेट बहुत कम होता है, ये कहना चाहता हूँ। मतलब होता तो है लेकिन बजाय और गेम के इसमें आपको आगे बढ़ने में और प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरे गेम की ओर जरूर फोकस कर सकते हैं। और आर्मी में क्रिकेट भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं फ्यूचर फौजी, जय हिंद सर। जय हिंद सर, टीए भर्ती परमानेंट है क्या, प्लीज़ बताओ। बिल्कुल मेरे भाई, टीए भर्ती परमानेंट ही है यार। अभी तक तो अग्निपथ उसमें लागू किया नहीं है, क्योंकि जो बंदा आर्मी में आने से वंचित हो जाता है उसके लिए टीए आर्मी एक लास्ट ऑप्शन रहती है। तो टीए में एज का क्राइटेरिया भी 18 to 42 ईयर्स था, लेकिन अभी काफ़ी लंबे टाइम से टीए की भर्ती आई नहीं है। जैसे आएगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, एज का क्राइटेरिया है, जो कुछ भी उसमें नियम, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप लोगों को आते हुए मैं जरूर शेयर करूंगा, आप लोग बने रहना। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अमरीश कुमार जी, सर टीए आर्मी की हाइट कितना मांगते हैं? अभी तक तो 160 सेंटीमीटर मांगते हैं, अब आगे जब भी भर्ती आएगी, जो भी अपडेट आएगा आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं यूज़र YF5MP, बहुत लंबा नाम है। चलिए सर ये बताएं, मेरा SSC GD, आर्मी GD दोनों में हो गया सर, प्लीज़ बताओ, प्लीज़। सबसे पहले तो आपको बधाई, और आपको बताना चाहूँगा, देखिए
एसएससी जीडी में, जहां आपकी एक, अगर आप सर्विस की बात करें तो आपके लिए 60 ईयर है, वो फिर आपकी चॉइस करता है कि आप कितने साल उसमें सर्विस करें। आर्मी में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यार देखो कि आर्मी, यार मैं कुछ भी कहूँ, भले आप लोगों को सबको पता होगा कि भले ये अग्निपथ योजना हो, लेकिन आर्मी का एक जो क्रेज़ है वो अलग ही होता है। तो एक रिस्क है कि मैं आपको बोल दूं कि आप जाएं, अगर आप परमानेंट नहीं हुए तो फिर आप बोलेंगे सर ने आपने बोला था कि अग्निपथ में जाओ। तो चॉइस आपकी है, दिल आपका है, कैरियर दोनों बेहतर हैं, सोच आपने करना है कि क्या करें। मेरी तरफ से दोनों बेस्ट हैं, बाकी आप पे ही छोड़ता हूँ, मैंने आपको बता दिया है। चलिए और बाकी आप अपने घर वालों से भी ज़रूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। अब अगला लेते हैं संजय पाल जी का। ये बोलते हैं सर पोर्टर आर्मी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ब्रो, पोर्टर आर्मी में क्या होता है कि इंडियन आर्मी जैसे हाइल्टीट्यूड एरिया होगी या बहुत ऐसे कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ जाने के रास्ते बहुत मतलब रोड का जो रास्ता होता है वो ठीक नहीं होता है, तो वहाँ हमारे पोर्टरों की भर्ती होती है जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों, पोर्टर का जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती। ऐसे संवेदनशील इलाके में या दुर्गम इलाकों में वहाँ वो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आर्मी के सामान को यहाँ से लेके ऊपर तक ले जाते हैं। तो जहाँ पर रोड नहीं होती है वहाँ पर वो लोग जो भी, चाहे खाद्य सामग्री हो या आर्मी या कोई चीज़ काम कुछ बन रहा हो या फौज से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो चीज़ उसको अपने कंधे पे ये चीज़ ढोके भी ले जाते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जेसीबी का काम भी होता है पोर्टरों का, तो वो लोग चीज़ करते हैं। तो पोर्टरों का अलग अलग काम होता है, लेकिन परमानेंट जॉब नहीं होती, ये संविदा के आधार पे होती है और संविदा बेस पे ही उनकी आगे की नौकरी होती है। तो चॉइस आपकी है कि आपने वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है, वो लोग आप चॉइस कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रियांशु यादव जी का, और ये बोलते हैं सर बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या नर्सिंग असिस्टेंट में या सोल्जर टेक्निकल में? तो शायद ये पूछना चाहते हैं सोल्जर टेक्निकल का। तो जो सोल्जर टेक्निकल का क्राइटेरिया होता है उसका ले होता है आपका 50% विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, और आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, ओवरऑल आपके 50 नंबर होने चाहिए। तो जो बायो वाले हैं वो टेक्निकल में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए, बायो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो बायो वाले हैं उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्निकल के लिए जो सर्विस का क्राइटेरिया है वो अभी अग्निपथ के थ्रू 4 साल का है। लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट एक ऐसा ट्रेड है जिसमें ये भी परमानेंट बेस पे भर्ती की जाती है। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लाइट की कमी की वजह से मैं थोड़ा साफ वीडियो नहीं बना पाया हूँ अभी लास्ट का जो है, तो इसलिए आज अपने संडे Q&A को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं वापस से एक दमदार वीडियो के साथ में। आप लोगों को जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, प्लस साथ ही अगले नेक्स्ट संडे Q&A के लिए भी आपके जो डाउट्स हो आप इसी वीडियो के नीचे लिखें। आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेने की कोशिश करूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।